You're most welcome in our program Officers Talk। और आज हमारे साथ हैं अरीबा नोमान, जिन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक किया है और ऑफिसर बनी हैं। आज इनसे हम इनकी यूपीएससी की सक्सेसफुल जर्नी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनसे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जो सिलेक्टेड हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अरीबा, you're most welcome in our program and congratulations for your big success। Thank you so much sir। कैसा फील कर रही हैं अभी सिलेक्शन के बाद? सर सिलेक्शन के बाद होली पीडीएफ में नाम देखते ही चीज़ें बदल जाती हैं और आपकी जितनी मेहनत होती है वो लगता है इट्स ऑल वर्थ इट, एंड द काइंड ऑफ स्माइल इट गिव्स ऑन योर पेरेंट्स फेस, तो लगता है कि ऐसी मेहनत बार बार कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत ही खुशी है और घर वालों को खुश देख कर भी खुशी बढ़ती है जी। तो यही है। मैं चाहूँगा कि अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएं। फैमिली में मेरे पापा हम लोग सुल्तानपुर से बिलोंग करते हैं, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। पापा मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में। माय मदर इज होम मेकर एंड आई हैव अ यंगर सिस्टर, शी हैज आल्सो स्टार्टेड प्रिपरेशन। तो मेरा बैकग्राउंड है, मैंने 10th क्लास तक की पढ़ाई सुल्तानपुर से की अपने स्टेला मैरिज कॉन्वेंट स्कूल से। फिर मैं दिल्ली आ गई थी, तो 11th-12th मैंने दिल्ली से पढ़ा एंड देन आई ग्रेजुएटेड इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। देन मैं अपना मास्टर्स इन सोशियोलॉजी भी परस्यू कर रही हूँ इग्नू से। इग्नू से, यस। ठीक है। और इसके बाद जैसे आपके लाइफ में कब ये टाइम आया कि आपने ये डिसाइड किया कि आपको सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है? क्योंकि कैरियर अपॉर्चुनिटीज तो बहुत थी। बिल्कुल। ये बचपन में जो कहते हैं ना कि नाना दादा मामू ये लोग आपके दिमाग में ये चीजें डालते रहते थे, या पूर्वांचल के होने की वजह से ये वहाँ पे के कल्चर में होता ही है, वहाँ के कल्चर में एक्चुअली बच्चे बड़े होते सुनते ही IAS IPS। तो इसमें क्या था कि मेरे घर वालों ने भी मुझे बचपन से इस चीज को बताया कि बहुत बड़ी जॉब है, इस कंट्री की सबसे बड़ी जॉब है, आपको उसके लिए एस्पायर करना चाहिए। तो बचपन से था, बट कहीं ना कहीं डर था, क्योंकि जो हम स्टोरीज सुनते हैं ना कि उसको 10 साल लग गए, उसका हुआ ही नहीं, बहुत कम सिलेक्शन रेट है, तो डर जरूर था मेरे अंदर। तो आई केप्ट ऑन डिलेइंग कि यार अभी ग्रेजुएशन कर लेते हैं फिर देखेंगे। फिर मैंने प्लान बनाया कि एक अच्छा MBA करते हैं कहीं अच्छे कॉलेज से, फिर करते हैं। बट क्या हुआ कि मैं जब कॉलेज मेरा ओवर हुआ उसके बाद मैंने एक स्टार्टअप में जॉब ज्वाइन की और मैं थोड़े दिन की छुट्टी लेके घर आई थी। तो वहाँ पे मुझे एक ऑफिसर मिले थे। अच्छा, सुल्तानपुर में। वो उस टाइम पे SDM थे, SDM प्रमोद। उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने बोला कि अरीबा व्हाई नॉट सिविल सर्विसेज। तो मैंने बोला सर डर है, लोग बोलते बहुत टाइम लगता है, तो एक करियर सेट करना चाहती हूँ, उसके बाद आई विल थिंक अबाउट इट। तो उन्होंने कहा ऐसा कभी टाइम नहीं आएगा जब आपको लगेगा कि आप सेट हो लाइफ में, एंड नाउ लेट्स डू दिस। तो अभी आप फ्रेश ग्रेजुएट हो, बहुत एंथुजियाज्म है, प्लीज स्टार्ट दिस प्रिपरेशन अगर आपको करना है। तो मैंने उनकी बात को सोचा और मुझे बहुत एक बूस्ट आया कि यार जो मैं बचपन से ख्वाब था, लेट्स फाइनली गिव इट अ चांस। तो बिल्कुल एंथुजियाज्म आ गया और मैंने 2017 अगस्त में ये प्रिपरेशन शुरू कर दी, स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो जो बच्चे जीरो से स्टार्ट करने चाहते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ यही रहती है कि जो स्ट्रेटजी होती है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की, तो मैं चाहूँगा कि आप उसको शॉर्ट में बताएं कि आपने कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी। मेरी स्ट्रैटेजी में देखिए बहुत ही क्लियर फंडा था कि पहले मुझे इस एग्ज़ाम को जानना है। बच्चे फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो बिल्कुल बस भीड़ में आ जाते हैं, उन्हें नहीं पता ये एग्ज़ाम क्या है, क्या क्वालिटीज़ देखता है आपके अंदर, है ना, क्वेश्चंस क्यों इस तरह के आते हैं। तो पहले तो मैंने इस एग्ज़ाम को बिल्कुल वो एक पीस में बांटा कि प्रीलिम्स क्यों है, क्यों उसका मकसद क्या है, मेंस का क्या मकसद है, इंटरव्यू क्या मकसद है। उस हिसाब से फिर मैंने सिलेबस को सबसे पहले अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया। बिल्कुल सिलेबस आपको गाइड करेगा, आप भटक रहे हैं, आपको कितने डेप्थ में जाना है, कौन सी चीज़ आपको किस तरह से पढ़नी है, वो सब सिलेबस बताएगा। सिलेबस एंड देन सेकेंड इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एंकर्ड रखता है कि मान लो बच्चे काफी बार गलती करते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर बनने लगते हैं, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट बनने लगते हैं, रिसर्च करने लगते हैं, PhD करने लगते हैं। तो PYQ आपको ना एक हद तक ही जाने देता है कि यार ठीक है समुंदर है, अब इतने डेप्थ में मत जाओ कि बाहर नहीं आ पाओगे। तो PYQ मैंने हमेशा देखते रहा। एंड देन कमिंग टू योर स्टेप बाय स्टेप प्रीलिम्स के लिए
मैंने अपनी एक सोर्स बिल्कुल सिलेक्ट कर ली और फिर उसको चेंज नहीं किया। फिर कोई टॉपर भी बोल दे या कोई भी बोल दे, मैंने अगर डिसाइड कर ली है वो सोर्स मेरे लिए अच्छी है, और बुक्स काफी मतलब मार्केट में अवेलेबल हैं, हर कोई जानता है वो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं। पर ये है कि मान लिया अगर मैं लक्ष्मीकांत पढ़ती हूँ पॉलिटी के लिए, तो आई विल नॉट रीड एनी अदर बुक, क्योंकि मुझे पता है कि इस बुक से क्वेश्चंस बन जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर शंकर आईएएस मैं एनवायरमेंट के लिए करती हूँ तो फिर मैं दूसरी बुक नहीं करूंगी। तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी यही थी मेरी कि मैं बुक्स को फिक्स रखूंगी और बार बार रिवाइज करूंगी। मतलब रिवीजन को आपने की बनाया। हाँ, रिवीजन इज द की। और नोट्स भी बहुत जरूरी हैं, स्पेशली फॉर सेल्फ नोट्स। यस, सेल्फ नोट्स। मेंस में आई थिंक मेंस का मेन फंडा यही है कि आपके अगर नोट्स स्ट्रांग हैं, आप जितने प्रिसाइज नोट्स बनाएंगे और जितने क्लियर नोट्स बनाएंगे वही चीज आपकी रिफ्लेक्ट होगी आंसर में। लेकिन नोट्स में बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि जैसे कुछ बच्चों के पास कोचिंग का मटेरियल होता है, कुछ मार्केट की बुक्स होती हैं, तो वो समझ नहीं पाते हैं आखिर नोट्स बनाए किसका, क्योंकि कोचिंग ये कह देती हैं कि हमारा नोट्स सफिशिएंट है, तुम्हें कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। आपने इसको कैसे वो किया? देखिए, अगेन द थिंग इज सिलेबस को रखना है और पीवाईक्यू को रखना है। सिलेबस में टेक फॉर एग्जांपल GS1 में एक टॉपिक है इंडियन सोसाइटी में अर्बनाइजेशन, ठीक है। अर्बनाइजेशन अब आपने उठाया और आपने पीवाईक्यू से देखा आज तक अर्बनाइजेशन पे किस डायमेंशन में क्वेश्चन आए हैं। हाँ। तो अगर वो 3 मान लिए 4 डायमेंशन में क्वेश्चन आए हैं, 2 आपके ऑलरेडी कोचिंग के नोट्स में थे, तो उस पे आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ। पर वो जो 3 जो नहीं थे उस नोट्स में, उस पे आपको काम करने की जरूरत है। आपने थोड़ा सा गूगल किया, थोड़ा आपने करंट अफेयर मैगजीन से डाला और उन सबको उठा के आपने लिख लिया। तो बेसिकली जो भी चीजें आपकी मिस हो रही हैं करंट अफेयर मैगजीन से या आपकी कोचिंग की मैगजीन से, वो आपको देखना है। अगर पीवाईक्यू में आया है मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, सो जस्ट कीप एडिंग इट। नोट्स आपकी वही होगी, सिलेबस के हर एक पॉइंट की नोट्स होनी चाहिए और उसमें हर एक पीवाईक्यू का आंसर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और जैसे आज के डेट में स्टूडेंट को ऑफलाइन कोचिंग अवेलेबल है, ऑनलाइन है, कंटेंट की कोई कमी नहीं है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि बच्चे जब आते हैं, जब उनसे मेरी बात होती है, बहुत पढ़ा भी हुआ है, 2-3 साल से वो लोग पढ़ रहे हैं, बट उनको ये नहीं पता है यूपीएससी के पढ़ने का रियल अप्रोच होना क्या चाहिए, यूपीएससी क्या डिमांड करती है, हमें पढ़ना कैसे है। तो इस पे क्या सजेशन देंगे आप? जैसे मैंने आपको पहले भी आंसर दिया कि बच्चे बस भेड़ चाल में आ जाते हैं उठ के, है ना। उनको नहीं पता कि ऑफिसर की क्वालिटी क्या है जो यूपीएससी देख रही है। मेरा मानना है कि आप जिस दिन अपने अंदर वो क्वालिटीज ले आते हैं, आप सेलेक्ट हो जाते हो। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, इंजीनियरिंग आप 4 साल इंजीनियरिंग करते हो, फिर आप इंजीनियर कहलाते हो। आप 5 साल एमबीबीएस करते हो, फिर आप डॉक्टर कहलाते हो। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपका ये एग्जाम क्लियर होते ही आप आईएएस आईपीएस कहने लगते हो, है ना। क्योंकि यूपीएससी ने वो चीजें क्वालिटीज परख ली हैं पहले ही आपके अंदर। तो एवरी डे यू हैव टू स्ट्राइव फॉर दोस क्वालिटीज, एंड द क्वालिटीज आर आपके अंदर कितना डिसिप्लिन है चीजों को लेके, आप कितने रैशनल दिमाग से सोचते हैं, कितना फ्यूचरिस्टिक सोचते हैं कि इंडिया आज जैसी है वो आज से 30 साल बाद कैसा दिखेगा, ये दुनिया, वर्ल्ड जो है, क्लाइमेट चेंज है, वो सब आगे कैसा होगा। तो एक विजनरी लीडरशिप आपके अंदर होना बहुत जरूरी है इन चीजों को क्रैक करने के लिए। बिल्कुल। तो मेरा मानना है आप किसी भी एग्जाम में, नॉट जस्ट यूपीएससी, आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं, आईटी, जेईई, नीट है, उसको पहले जानो कि वो एग्जाम का पर्पस क्या है। क्वालिटीज जिस दिन आपके अंदर आ गई, आप ये एग्जाम क्लियर कर लेंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन रहता है जो आंसर राइटिंग वगैरह करते हैं कि किस स्टेज पे आंसर राइटिंग करनी चाहिए, क्या पहले 1 ईयर पढ़ लेना चाहिए सिलेबस, देन आप आंसर राइटिंग करिए, या स्टार्टिंग से ही आंसर राइटिंग करने लगना चाहिए। आप इस पे क्या सोचती हैं? देखिए, स्टार्टिंग से आंसर राइटिंग का कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं, जब कंटेंट ही नहीं है तो आप क्या लिखोगे, है ना। ये और हमेशा ना अपना लॉजिक को सबसे सुपीरियर रखो। हमेशा क्वेश्चन करो कि आंसर राइटिंग का क्या मतलब है। आपको एक क्वेश्चन आता है, अब आपको उसका एक अच्छा आंसर लिखना है, कहाँ से लिखोगे? जब आपके पास कंटेंट है। तो हमेशा जस्ट बिकॉज सम पर्सन इज राइटिंग फ्रॉम डे 1 डजंट मीन आप भी वही करोगे।
है ना। एक मेरा मानना है कि आप एक बार सिलेबस को कंप्लीट करिए, बिल्कुल, एटलीस्ट हर एक बुक का 50-60% हो जाए, तब आप आंसर राइटिंग शुरू करिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो रहा है ना। अब कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि अभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, तो मैं आंसर राइटिंग कैसे कर सकती हूँ। तो ये आप अपने आप से खेल रहे हो, ये दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच। बाय कंप्लीटिंग सिलेबस आई मीन एटलीस्ट 50-60% ऑफ एवरी बुक इज कंप्लीटेड एंड देन यू कैन स्टार्ट आंसर राइटिंग। बिल्कुल बिल्कुल सही। और आंसर राइटिंग एंड रिविजन, ये दो ऐसी चीजें हैं जो हम घबराते हैं करने से। हमें मन नहीं होता रिवाइज करने का, हमें लगता है कुछ नया पढ़ लें। हमें आंसर राइटिंग का मन नहीं होता, हमें लगता है यार हमें आता है। पर यही दो चीजें हैं जो मेन है इस एग्जाम की, ये नहीं करोगे तो कभी नहीं होगा। बच्चों के अंदर रिवीजन को लेके ये कंफ्यूजन आ जाता है कि कहीं रट तो नहीं रहे हम, लेकिन वो ऐसा रटना नहीं होता, वो रिवीजन ही है जो बार बार करना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी पिक्टोग्राफिक मेमोरी बनती है, आपके दिमाग में आता है यार ये चीज वहां लिखी थी, वो वहां लिखा था। तो इसलिए बहुत जरूरी है। और कंटेंट इतना ज्यादा है कि बिना रिवाइज किए आपका नहीं हो सकता है। ठीक है। अच्छा, एक जो यूपीएससी की जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उनके साथ एक जनरल प्रॉब्लम है, जिससे बहुत सारे बच्चों के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है। जिनके साथ नहीं भी है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सोसाइटी से एक प्रेशर है, बहुत सारे मेंटल स्ट्रेस होते हैं, ठीक है, इमोशनल इश्यूज होते हैं। आपको प्रिपरेशन भी करना, इन चीज़ों को साथ में झेलना भी है। बहुत बार बहुत सारे बच्चे टूट के डिप्रेशन में चले जाते हैं, प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। आपके भी साथ कुछ ना कुछ चीज़ें हुई होंगी, तो मैं चाहूँगा वो बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट शेयर करें और उसको कैसे डील किया आपने, ताकि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इससे हेल्प मिल सके। ये एग्जाम ना इतना एग्जॉस्टिंग है, मतलब जो कहते हैं इट्स मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स। तो ये आपको लिटरली हर तरह से टेस्ट करता है, नॉट जस्ट इन योर नॉलेज बेस बट योर मेंटल स्ट्रेंथ। और मेरा मानना है कि एग्जाम 50% ऑफ द टाइम आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को चेक करता है। बिल्कुल। तो बच्चे देखिए क्यों हार जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली से बहुत प्रेशर है, फैमिली से, सोसाइटी से बहुत प्रेशर है। और इस जॉब को इतनी एस्टीम्ड जॉब माना जाता है कि हर कोई इंस्पायर्ड है ना इसको करने के लिए। तो फर्स्ट थिंग आई वांट टू से इज, अगर आप किसी प्रेशर में आके ये प्रिपरेशन कर रहे हो तो इट्स अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। अगर पेरेंट्स प्रेशराइज कर रहे हैं बच्चों को, किसी का देखा देखी कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। ये हमेशा दिल से आना चाहिए। वो जो आग है इस एग्जाम को क्लियर करने की, वो अंदर से आनी चाहिए, ना कि किसी के कहने से। किसी से इंस्पायर होना, मोटिवेट होना अलग चीज है, बट किसी के प्रेशर में आना इट्स अ वेरी बैड थिंग। सेकेंड इज कि अब आप अपने मन से भी आए हो अगर, तो देयर विल बी डेज, इनफैक्ट एवरी डे आपका साइन वेव चलता है। आपको कभी बहुत मोटिवेशन आता है, रात होते होते लगता है कुछ नहीं हो रहा है। देयर विल बी इनफैक्ट एक वीक होता है जब आपको लगता है बैड फेज है, यार अच्छा नहीं हो रहा, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तो उसमें क्या करना है, देखिए हमेशा याद रखिएगा कि आपने ये प्रेपरेशन जब स्टार्ट किया था तो क्या आपके अंदर एंथुजियाज्म था, है ना, आपने क्या सोच के प्रेपरेशन स्टार्ट की थी, आपका ये हमेशा का एक लाइफ टाइम ड्रीम था। तो लेट्स जस्ट गिव इट 100%। और आप देखो, मोटिवेशन से हमेशा पढ़ाई नहीं होगी। अगर आप सोचोगे कि जब मोटिवेटेड होंगे तो पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं होता। कभी कभी हमें बस पढ़ना ही है, दैट्स द ओनली चॉइस। कभी कभी मैकेनिकली भी पढ़ना पड़ता है कि यार ये चैप्टर खुला है पार्लियामेंट मेरे सामने, पढ़ना ही है, चाहे मोटिवेशन आए चाहे ना आए। तो ये भी काफी बार करना होगा। थर्ड थिंग इज, आप थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहो, क्योंकि वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत ही परफेक्ट है। लोग अपनी बेस्ट पिक्चर डालते हैं ना, पर उसके पीछे उन्होंने जो पिक्चर्स लिए हैं वो नहीं डालते। तो वो देख के हमें क्या लगता है कि दुनिया में सब अच्छा चल रहा है, हमारी जिंदगी एकदम परेशान हो रखी है। तो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, बट स्टे कनेक्टेड विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई स्टेड कनेक्टेड विद माई पेरेंट्स, माई कजिन्स, माई फ्रेंड्स, और एम्पल ब्रेक्स लिया मैंने। जैसे हर 15 दिन पे मैं कहीं चली जाती थी घूमने टहलने, किसी फ्रेंड से मिलने। अपनी हॉबी, मेरी हॉबी इज गार्डनिंग एंड ट्रैवलिंग, तो मैं वो करती थी। तो अब ट्रैवल करने में दूर नहीं जा सकती, पर मैं डेफिनेटली मैं दिल्ली में कहीं ना कहीं या उसके आसपास जाऊंगी। तो ये करना है, मतलब अपने आंसर का एक जो लाइवली इंसान है आपके अंदर, उसको मारना नहीं है इस एग्जाम में। तो इस तरह से आप डीमोटिवेशन से बच सकते हैं। खास तौर पे इसमें एक चीज़ होता है ना, जैसे रूरल जो सोसाइटी है वहाँ पे एक चीज़ बच्चों के मन में डाल दिया था, मुझे लगता है बचपन से ही, अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो फॉर्मल ड्रेसेस पहनेंगे, बाल छोटे होने चाहिए, या गर्ल्स के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो वो बेचारे जब इस प्रिपरेशन में भी आते हैं तो उनको लगता है कि यूपीएससी का मतलब है कि सिर्फ पढ़ते रहो 24 घंटे, और अगर हम खेल रहे हैं तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप मूवी नहीं देख सकते तो, या घूमने नहीं जा सकते ना। तो इस सोच को कैसे बदला जाए? देखिए मैं जीता जाता एग्जाम्पल हूँ इसका, कि मैंने आई थिंक
इस प्रेपरेशन से ज्यादा मूवीज कभी देखी ही नहीं। हाँ। मेरा मोटिवेशन ये होता था कि यार ये चैप्टर पढ़ के फौरन ये वाली टीवी सीरीज देखना है। देखिए हम सारे इंसान हैं, वी आर सोशल बीइंग्स, हमें सोशल होना ही पसंद है, वो हमारे अंदर इनग्रेन्ड है बाय नेचर। तो अगर आप सोचोगे कि सब चीज से कट ऑफ होके बस एक कमरे में बंद होके पढ़ लें, ऐसा नहीं पॉसिबल है और जरूरत भी नहीं है। अल्टीमेटली आपको एक ऑफिसर, वाइब्रेंट ऑफिसर बन के आना है सोसाइटी में। जब आप चीजों से कनेक्टेड ही नहीं रहोगे तो आप चीजों को समझोगे कैसे, है ना? आपको किसी से बात ही नहीं करना आएगा तो उसका ऑफिसर का मतलब नहीं है कुछ। तो ये बिल्कुल, दिस आर ऑल मिथ्स कि आपको 20 घंटा अंदर अकेले बैठ के पढ़ना है, ऐसा नहीं होता। आप क्रक्स में यही कहना चाहती हैं कि जो भी लोग प्रिपरेशन करते हैं, देखो पढ़ना आपको 6 और 8 आवर्स जो भी पढ़ना है, उसके बाद की आपकी पर्सनल लाइफ है और उसमें वो सारी एक्टिविटीज करिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है। और आपके कपड़े से, आपकी ड्रेसिंग सेंस से या आप अदर एक्टिविटीज करते हो, उससे पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं है। और अल्टीमेटली आपको इंटरव्यू में जब जाना है तो आपकी पर्सनैलिटी चेक होती है। आपकी पर्सनैलिटी सिर्फ पढ़ाई नहीं है, इट्स एवरीथिंग, व्हाटएवर यू हैव डन इन लाइफ। तो आप बिल्कुल स्पोर्ट्स के लिए, मैं हमेशा बैडमिंटन खेलती थी। जब मैं रहती थी ओआरएन में, और वहाँ पे ओपन जिम है, वहाँ पे मैं जाती थी। तो अपनी फिटनेस को भी बहुत जरूरी है, ध्यान फिटनेस को भी मेंटेन। बिल्कुल। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि इसको कैसे डील करना है। एक और भी जेन्युइन चीज होती है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है, करना तो है ये, क्या नहीं करना है इस प्रिपरेशन के दौरान, कौन सी चीजें अवॉइड करनी है। मैं चाहूंगा उसको थोड़ा सा पॉइंट में बताएं, किन चीजों को इस प्रिपरेशन में ना बहुत सारे ऐसे रैबिट होल्स हैं जो हमें दिखते नहीं पर हम उसमें गिर जाते हैं। सबसे बड़ा क्या है कि इस एग्जाम को ना हवा बनाना इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इसको कंसिडर करो एक नॉर्मल एग्जाम है जिसमें इतनी बुक्स लगेंगी, रिपीटेड रिवीजन लगेंगे, हो जाएगा। तो इसको जितना कॉम्प्लिकेट करेंगे ना कि यार ये बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम है, इसमें सब कुछ स्पेशल चाहिए आपको, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे, प्रॉब्लम आएगी। कीप इट सिंपल, वेरी सिंपल। इट्स अ 10th क्लास वाला एग्जाम। जो हाई स्कूल में आप एग्जाम देते हो ना, आप नोट्स बनाते हो, रिपीटेड रिवाइज करते हो, यूनिट टेस्ट लिख रहे हो आप, हर 6 महीने पे टेस्ट लिख रहे हो एक्सेट्रा, फाइनली जाके वो गला रहे हैं। तो यही करना है, बिल्कुल कीप इट वेरी सिंपल। सेकेंड इज मिनिमाइज योर सोर्सेस। जो ये लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना डाइवर्स पढ़ेंगे, उतना अच्छा आंसर होगा, ये सब मिथ है, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। हर चीज की एक सोर्स लाओ, चूज करो, सोर्स को चूज करने में आप टाइम लगाइए, पर जब आपने सिलेक्ट कर ली है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं। थर्ड थिंग इज कोई भी आ रहा है, जा रहा है, आपको ज्ञान दे रहा है ना, वो ज्यादा ज्ञान नहीं लेना इसमें। अपने नॉइज को अलग रखो, अपने पे फेथ रखिए कि अगर आपने इस प्रिपरेशन को स्टार्ट किया, आपके अंदर वो ऑफिसर क्वालिटी है टू डिसाइड। तो अब अगर मैंने मान लो कुछ बोला कि यार पॉलिटी के लिए ये बुक नहीं, ये बुक पढ़ लो, तो अब आप चेंज करने लगोगे, ऐसा नहीं करना है। और फोर्थ थिंग इज कि PYQ इज वेरी अंडररेटेड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अंडररेटेड है इस पूरी इंडस्ट्री में। लोग टेस्ट सीरीज के लिए पागल हैं, ये टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, पर कोई PYQ नहीं देख रहा है। PYQ इज काइंड ऑफ, UPSC ने आपको खुद टेस्ट सीरीज बना के दी है, तो आप उसको करिए, ठीक है? तो ये चीजें आप अवॉइड करो। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स लाइक मैगजीन पढ़ लिया, न्यूज़पेपर छोड़ दिया। These are all shortcuts. Newspaper is very important for your prelims, mains, interview, and in fact after you get selected. एक अच्छा ऑफिसर वही है जिसको डायनेमिक्स पता है ना, इंडिया एंड वर्ल्ड की। तो न्यूज़पेपर नहीं छोड़ना है। These are the things. बिल्कुल। हमारे देश की बेटियों के लिए आप एक रोल मॉडल हैं, और आप पूर्वांचल से आती हैं तो वहाँ आपको पता है कि वुमेन की क्या कंडीशन है। तो जो बच्चियाँ बहुत सारा कुछ करना चाहती हैं, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनके लिए मैसेज ये है कि आपने जो बचपन में या किसी भी एज में जो ख्वाब देखे, जो बड़े ख्वाब, छोटे ख्वाब देखे, उसको कभी भी घबराइए मत उन ख्वाबों को देखने से। जैसे मैं जहाँ से आती हूँ, आई वॉज वेरी सपोर्टिव बाय माई पेरेंट्स, पर अगर वो भी केस नहीं है ना, अगर आपके पेरेंट्स भी आपके साथ नहीं है, कोई आपके साथ नहीं है, तो कभी भी घबराओ मत बड़े ख्वाब देखने को। जब आप बड़ा ख्वाब देखोगे तभी पा पाओगे, है ना? जब आप अपने आप को बंद करके रखेंगे कि नहीं यार बस थोड़ा बहुत पढ़ लिया, फिर अब घर के काम में लग जाएंगे, तो फिर आप बड़ा काम कर ही नहीं पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो कभी घबराओ मत, फर्स्ट ऑफ ऑल बड़े ख्वाब देखने से। सेकेंड चीज, मैं पेरेंट्स को कहना चाहूंगी कि अगर मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। और उन्होंने सपोर्ट सिर्फ इस एग्जाम में नहीं किया है, उन्होंने मेरी ये पर्सनालिटी बनाने में सपोर्ट किया है। बचपन से मुझे डिसीजन मेकिंग पार्ट मेरे लिए दिया। आपको हाँ बिल्कुल।
जो पढ़ना है, मैथ्स लेना है, साइंस लेना है, बायो लेना है, जो लेना है जाओ। उन्होंने मुझे 11th क्लास में दिल्ली भेजा, अपने लिए नहीं, मैंने बोला इसलिए, बिल्कुल, विदाउट लिसनिंग टू द सोसाइटी। फिर इंजीनियरिंग करना है करो, अब सब छोड़ के यहाँ जाना है जाओ। तो ये बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स को रेस्ट्रिक्शन नहीं डालना चाहिए, आप उनके ऊपर नज़र रखिए, पर डजंट मीन कि आप उन्हें डिक्टेट कर रहे हैं हर एक चीज़ कि उन्हें कैसे उठना बैठना क्या करना है। एक्चुअली सोसाइटी में बहुत बार पेरेंट्स को लोग क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि देखो अपनी बच्ची को उसने वहाँ शहर में बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए, क्या करती होगी, पढ़ती होगी कि नहीं होगी। तो बहुत बार पेरेंट्स इस प्रेशर में आ जाता है। तो सोसाइटी के लोगों को क्या मैसेज देंगी जो इस तरह के निगेटिव कमेंट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके से डिमोरलाइज करते हैं बच्चियों को बाहर निकलने के लिए, तो उनको क्या कहेंगे? देखिए सोसाइटी का तो काम ही है कहना। हाँ। तो यही है, सोसाइटी देखिए हमारी चेंज हो रही है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि अब चीज़ें 10 साल जो पहले जो थी वो अभी भी हैं। चीज़ें बहुत चेंज हुई हैं, और चेंज कब होती हैं? जब हमारे पास रोल मॉडल्स आते हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि देयर आर स्टेट्स इन आवर कंट्री जहाँ पे फीमेल सेक्स रेशियो बहुत कम है, पर उन्हीं स्टेट से हमारे बड़े से बड़े रेसलिंग चैंपियंस हैं जो कि विमेन हैं, बड़े से बड़े मेडल्स लाए हैं जो कि विमेन है। वहाँ पे लोगों का सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन बहुत बढ़ रहा है। तो सोसाइटी चेंज होती है, और सोसाइटी के लिए मैं यही कहूँगी कि आप अपना सोचा हुआ चीज़ ना किसी पे थोप नहीं सकते। एवरी इंडिविजुअल हैज़ राइट टू ड्रीम एंड टू अचीव इट। तो उसका साथ दो, अगर आप साथ नहीं दे सकते हो तो एटलीस्ट उसे डिमोरलाइज मत करो। और एटलीस्ट अगर एजुकेशन का मामला हो तो आई थिंक कि उसमें तो बिल्कुल बोलना भी नहीं चाहिए। एजुकेशन इज द बेस्ट पिल फॉर डेवलपमेंट एंड द बेस्ट थिंग दैट एनी सोसाइटी कैन डू। बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है अभी जैसे हमारे कंट्री में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए पहले से भी बहुत कुछ हो रहा है, करंट में भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अभी क्या कुछ ऐसा है कि जो और किया जा सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए हो बहुत कुछ रहा है और बहुत ही प्रोग्रेसिव स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन और अवेयरनेस में प्रॉब्लम है। तो ये दो चीज हैं, जैसे इम्प्लीमेंटेशन ग्रास रूट लेवल पे नहीं हो पा रहा है सही से। चीजें इंप्रूव हुई हैं पर बहुत होना बाकी है। जैसे टेक्नोलॉजी की बात आप ले लीजिए, तो अभी ग्रास रूट लेवल तक टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाई है उस हद तक, तो कहीं ना कहीं डिजिटल एक्सक्लूजन है कहीं ना कहीं। सेकेंड इज अवेयरनेस, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो कोई भी वल्नरेबल सेक्शन हो सोसाइटी का, है ना, मार्जिनल सेक्शन हो सोसाइटी का, तो अवेयर होना बहुत ज़रूरी है अपने हक के लिए, अपनी ड्यूटीज़ के लिए। तो जब हमें पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट ने ये स्कीम्स लाई हैं, तो आप उनको अप्रोच करोगे कैसे? तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए आई बिलीव जो हमारी लोकल लेवल के जो गवर्नमेंट बॉडीज़ है, लाइक पंचायत हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ है, उनका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी चेंज सोसाइटी में नीचे से ऊपर होता है, ऊपर से नीचे आप पॉलिसी बना सकते हैं पर इम्प्लीमेंट हमेशा नीचे ही होगा। तो उन बॉडीज को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप यूपीएससी का इंटरव्यू दे चुकी हैं, आप सिलेक्ट भी हो चुकी हैं, तो जैसे कहा जाता है कि यूपीएससी जो है पर्सन नहीं पर्सनैलिटी का टेस्ट है, ठीक है ना? तो वो कैसी पर्सनैलिटी आखिर उनको चाहिए? आपने क्या फील किया कि मेरे अंदर ये चीजें थी जो यूपीएससी में काम कर गई? वैसे 5 to 10 पॉइंट्स में चाहूंगा आप बताएं जो आपको लगता है। देखिए यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम लेती है, एक सिविल सर्वेंट को चूज करती है। सिविल सर्वेंट में क्या होते हैं? आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आगे बहुत सारी रेवेन्यू, डिफेंस की सर्विसेज हैं। इन सब में क्या क्वालिटीज कॉमन है? वो ये है कि फर्स्ट जो मैंने आपको बोला, आप कितने विजन आपका क्या है चीजों को लेके, हाउ विजनरी यू आर, आप कितना ब्रॉड सोचते हैं, आप किसी एक चीज को एक डायमेंशन में देखते हैं या बहुत सारे डायमेंशन में देखते हैं। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। सेकेंड आई बिलीव इज आप कितने, आपके अंदर कितनी उत्सुकता है चीजों को जानने की, हाउ इंक्विजिटिव यू आर, कितना इंक्वायरी करते हैं आप। जैसे अभी एक कोई इंसान है, वो ये फोन है पड़ा है, तो उसको नहीं, मतलब फोन है चला रहे हैं अपना, पर एक इंसान जो जागरूक है वो घुस घुस के देखेगा किसने बनाया, कब बनाया, इसकी क्या टेक्नोलॉजी है। तो कहीं ना कहीं उत्सुकता बहुत जरूरी है, एनालिटिकल अप्रोच बहुत जरूरी है। थर्ड इज योर क्रिटिकल अप्रोच, क्रिटिकल थिंकिंग। हर चीज का सब कुछ अच्छा नहीं होता और किसी भी चीज का सब कुछ बुरा नहीं होता। तो आपको हर लेवल पे सोचना है कि कोई चीज आ रही है, कोई स्कीम है या कोई भी सिचुएशन है कंट्री में या वर्ल्ड में, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर है, तो आपको उसको हर एंगल से देखना है कि इंडिया के एंगल से क्या है, चाइना, यूएस, उन दोनों कंट्री के एंगल से क्या है। तो ये विजन आपका बहुत बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। फोर्थ इज आपके अंदर डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन, क्योंकि ऑफिसर में डिसिप्लिन चाहिए होता है,
ऑफिसर में डिसिप्लिन चाहिए, वो यूपीएससी कैसे चेक करेगा? आपको उसने इतना सारा सिलेबस दे दिया, बिल्कुल, है ना? अब बिना डिसिप्लिन के वो सिलेबस कंप्लीट हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। तो अगर कोई बंदा यूपीएससी क्लियर किया है, उसने वो सिलेबस को कहीं ना कहीं टारगेट में पूरा किया है, मतलब डिसिप्लिन था, साथ में कंटिन्यूटी, बिल्कुल, कंसिस्टेंसी, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंसिस्टेंसी। आप आज पढ़ते हो, एक हफ्ता छोड़ देते हो, 10 दिन पढ़ते हो, एक साल छोड़ देते हो। तो एक ऑफिसर ऐसा नहीं होता, उसको डेली ऑफिस पहुंचना है, डेली उसको ये काम करने हैं, डेली उसको लगे रहना है, कंसिस्टेंट होना है। बिल्कुल। देन आपकी इंक्लूसिव सोच कितनी है, आप समाज को साथ कितना लेके चलते हो, आप कितना ब्रॉड, जैसे आप सिर्फ अपनी कम्युनिटी के बारे में सोच रहे हैं या इस पूरी कंट्री जो इतनी डाइवर्स है आप उसके बारे में सोचते हैं। एक सिविल सर्वेंट जो है पॉलिसी बनाता है तो वो सबके लिए सोचता है, सबको लेकर सोचता है, राइट? तो ये एक बड़ी क्वालिटी है। बिल्कुल। देन आपके अंदर इनोवेशन क्या है, आप चीजों को कितना अलग से सोच रहे हैं, आप उस पर कितना इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, आपके अंदर कितनी इंटेग्रिटी है, एम्पैथी कितनी है सोसाइटी के लिए। तो दीज आर ऑल क्वालिटीज दैट आर चेक्ड एंड जो कि ऑफिसर में जरूरी भी है। डिसीजन मेकिंग बिल्कुल, लीडरशिप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये सारी चीजें। ठीक है। अच्छा, अभी भी हमारे कंट्री में खास तौर पे जो मिडिल क्लास है उसमें एजुकेशन का मतलब है गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, और अगर आपने गवर्नमेंट जॉब नहीं ली, आप कितने भी एजुकेटेड हैं, तो आपको सेकेंडरी ही माना जाता है। तो आपकी नज़र में एजुकेशन का रियल मीनिंग क्या है, उससे हमें क्या हासिल करना चाहिए? एजुकेशन है क्या? क्या एजुकेशन का मतलब गवर्नमेंट जॉब है, या एजुकेशन का मतलब है कि अपनी पर्सनालिटी का ओवरऑल डेवलपमेंट? आप क्या समझती हैं? देखिए, एजुकेशन जैसे आपने बोला, एजुकेशन अच्छी पाके जॉब मिल गई तो एक बाई प्रोडक्ट है एजुकेशन का। एजुकेशन बहुत बड़ी चीज है। और व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन यू आर गेटिंग, ये भी एक मुद्दा है। बिल्कुल। एजुकेशन नॉट जस्ट फॉर गेटिंग जॉब, मतलब देखिए हमारे कंट्री में अभी तक रोट लर्निंग रही है। बच्चे पढ़ते हैं कि यार ये क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा, इसको इतना लिख लो, 10 नंबर में आएगा, इसको इतना लिख लो। पर वो क्वेश्चन क्या है, वो टॉपिक क्या है, उसको कितने डेप्थ में समझना है, ये हम नहीं फोकस करते। बिल्कुल। तो एजुकेशन इज नॉट कि आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, आपने ये जॉब पा ली। एजुकेशन इज आप एज एन इंसान कितना बढ़े, कितना इम्प्रूव हुई आपकी थिंकिंग, आप जो नैरो सोच रखते थे, आप जिस बैकग्राउंड से आते थे, उसने जो आपको सिखाया था, अब आपने खुद पे कितना लॉजिक डेवलप किया। बिल्कुल। आप खुद कितना रैशनल रीजन वाले इंसान बने। एजुकेशन इज दैट। एजुकेशन टीचर्स यू एम्पैथी टुवर्ड्स अदर फेलो बीइंग्स। एजुकेशन सिर्फ अपने लिए नहीं है कि मैं ऑफिसर बन गई और अब बस मैं हूँ। एजुकेशन इज आप दूसरों को कितना ऊपर ला सकते हो। सो फॉर मी दिस इज व्हाट एजुकेशन इज। गुड। और अब तो मैं ये पूछ भी सकता हूँ कि अभी चलिए जो भी आपके लाइफ का एक्सपीरियंस है, आपकी नज़र में मतलब लाइफ क्या है, लाइफ को क्या लेके सोचती हैं? क्योंकि बहुत बार ये स्टूडेंट में ये भी क्वेश्चन रहता है, वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि यार इन सब चीज़ों को सोचना चाहिए कि नहीं, बट एक लाइफ जीने के लिए अपना पैटर्न तो होना चाहिए मेरे हिसाब से कि हमें कैसे जीना है। तो आप क्या सोचते हैं? बहुत ही फिलोसफिकल क्वेश्चन है, बट आई बिलीव लाइफ मतलब एक बहुत ही बड़ा तोहफा है जो ऊपर वाले ने हमें दिया है। वी शुड बी ग्रेटफुल एवरी डे कि हम उठ पा रहे हैं, ये दुनिया देख पा रहे हैं, राइट? हम अपने पैर पे चल पा रहे हैं। जो मुझे इंजरी हुई थी अभी कुछ टाइम पहले, तो उससे भी मुझे यही सीख मिली कि वी शुड बी थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरी थिंग। इफ आई एम एबल टू ब्रीथ, आई एम एबल टू सी, आई एम एबल टू वॉक, इट्स अ ग्रेटिट्यूड। और लाइफ इज आई थिंक हैप्पीनेस, एंड हैप्पीनेस इन स्मॉल थिंग्स, नॉट इन बिग थिंग्स। अब यूपीएससी निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, डजंट मीन कि आप डिप्रेस हो जाओगे। बाकी चीजों में खुशियां हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, वो हंस रहे हैं, आप उनको हंसा पा रहे हो, दैट इज हैप्पीनेस। आप अपने घर वालों को टाइम दे पा रहे हो, दैट इज हैप्पीनेस, एंड दैट इज लाइफ। और लाइफ में देखिए हर चीज स्मूथ नहीं होती है। जैसे कहते हैं ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो खुशी भी कुछ ही टाइम रहती है, गम भी कुछ ही टाइम रहता है, अप एंड डाउन्स रहते हैं। तो उसके साथ चलने जाना चाहिए। और एक डिसिप्लिन लाइफ बहुत जरूरी है। जब मैं गई थी ज्वाइनिंग के लिए, तो मेरे डायरेक्टर ने ये बात बोली थी कि डिसिप्लिन एंड फ्रीडम आर नॉट पोल्स अपार्ट। जो हम कहते हैं ना, यार बहुत डिसिप्लिन में रखते हैं इसके पापा, इसका फ्रीडम ही छीन लिया, ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन से ही आपको लॉन्ग टर्म फ्रीडम मिलता है। जैसे मैं अपने इस प्रेपरेशन में डिसिप्लिन थी, इसलिए अब मैं लॉन्ग टर्म फ्रीडम देख पा रही हूँ। पर मैं इस प्रेपरेशन में मैंने अपनी फिटनेस पे इतना डिसिप्लिन नहीं दिया, तो मुझे इंजरी हुई इतनी बुरी, तो मेरा फ्रीडम कहीं ना कहीं रुक गया। तो डिसिप्लिन लीड्स टू फ्रीडम, एंड अ डिसिप्लिन लाइफ इज अ वेरी वर्थफुल लाइफ।
जो स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आपने अगर इस प्रिपरेशन को अपना एक ड्रीम माना है, अपना एक एम माना है, तो आप पहली बात तो बहुत लोगों से बहुत बेहतर हैं। इस एग्जाम को सोच पाना ही अपने आप में बहुत डिफिकल्ट चीज होती है, लोग डर जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अगर आपने सोच लिया है और आप उसमें सीरियसली लगे हुए हैं, तो यू आर अ वेरी करेजियस पर्सन, आई वुड से। और ये एग्जाम ना आपको निचोड़ देता है, हर तरह से आपको चेक करता है। तो चेक करने दीजिए, क्योंकि आगे जो फिर मिलता है ना, आपका जो एक एम पूरा होता है, वो फिर बहुत बहुत खूबसूरत फीलिंग है। तो अगर आपको आज लग रहा है कि यार बहुत सैक्रिफाइसेस है, सब कुछ छोड़ दिया, है ना, सब छोड़ दिया, तो इट्स ऑल वर्थ इट। जस्ट कीप ट्राइंग, नेवर लूज फेथ इन योरसेल्फ, और हमेशा एक एजेंडा, एक स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़िए, सब अच्छा होगा। अरीबा, थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया स्टूडेंट्स के लिए। और आई होप कि आपने जो भी बातें बताई, बहुत सारे वो बच्चे जो प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच।